हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं मध्यकालीन भारत का। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड हो गया है। ठीक फ्रेंड, मध्यकालीन भारत के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इससे पहले हमने पूरा प्राचीन भारत कंप्लीट किया है 16 पार्टों में, तो आप वो 16 पार्ट भी जाके एंसेंट हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर किसी को आपने 16 पार्ट ना देखे हों, ठीक फ्रेंड, अगर किसी को 16 पार्ट देखने में दिक्कत आ रही है तो इन 16 पार्टों को जोड़कर मैंने एक मास्टर वीडियो बनाई है। ठीक फ्रेंड, लगभग 11.5 घंटे की है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, प्राचीन भारत पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन देखिए और इसमें हम फोकस करेंगे गुलाम वंश। ठीक फ्रेंड, 2 पार्ट। ठीक फ्रेंड, इसमें हम दो पार्ट देखेंगे और पहले पार्ट में देखेंगे हम गुलाम वंश को, और दूसरा पार्ट जो होगा, ठीक फ्रेंड, लगभग उसमें 54 क्वेश्चन है, तो दूसरे पार्ट का नाम होगा खिलजी वंश। ठीक है, जो हमारा प्राइम टारगेट है गुलाम वंश और खिलजी वंश पर रहेगा। अगर किसी को आवाज़ मेरी तेज़ लगे, ठीक है, अगर तेज़ लगे तो थोड़ा स्लो करके देख ले, अगर स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देख लेना। और पिक्सल की बात करूँ तो 480 पिक्सल पे एकदम बेस्ट दिखाई देगा। ठीक है ना, 480 पिक्सल पर। तो पहला देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत या फिर गुलाम वंश। तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था या पहला सुल्तान कौन था? तो ये था रजिया का फादर इल्तुतमिश। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार घुमा के पूछा गया है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत या फिर सल्तनत के सुल्तानों में सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? तो ये इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, बात वही है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखिए, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपनी राज्य की राजधानी घोषित किया? तो ऐसा किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश के राज्यकाल की सल्तनत की राजधानी थी? तो दिल्ली थी। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, और बना भी है। आगे देखिए, सल्तनत। ठीक है, सल्तनत के 2 प्रमुख सिक्को। ठीक है, सिक्को टका और जीतल। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, टका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी बना, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक था? तो ये इल्तुतमिश था। ठीक है, हम इल्तुतमिश पे ही फोकस करेंगे इसमें। आगे देखिए, ठीक है, निम्न में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने चलाया था, क्योंकि ये, और इसको एक क्वेश्चन बनता कि गुलामों का गुलाम तो इल्तुतमिश को कहते हैं, इसने एकता प्रणाली चलाई थी। ठीक है, आगे देखिए, 175 ग्रेन चांदी का टका चलाने वाला दिल्ली का सुल्तान था? तो ये इल्तुतमिश था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो इसने चांदी का टका या फिर सिक्का चलाया था तो उसका वेट था कितना? तो 175 ग्रेन। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, टकों पर। ठीक है, टकों पर टकसाल का नाम अंकित कराने की प्रथा तो ये इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। ठीक है, मान लो ये इसका सिक्का है। ठीक है, तो ये सिक्का मान लो दिल्ली में या फिर मुंबई में प्रिंट होता है या फिर ढाला जाता है सिक्का, तो जहाँ पे ये ढाला जाता था ना, उस टकसाल का नाम या उस शहर का नाम लिखा जाता था। वो ये बात यहाँ पूछिए, टकों पर टकसाल का नाम अंकित करने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश। ठीक है, आगे देखिए, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के काल में। आगे देखिए, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां उत्तर भारत की सीमा पर इल्तुतमिश के काल में आया था। ठीक है, तो ये सब डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा देखिए, वह दिल्ली का वह सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? तो मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था इल्तुतमिश। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए। ठीक है ना, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल ने भारत में किसके समय आक्रमण किया था? मंगोल नेता चंगेज खां इल्तुतमिश के समकालीन था, तो इसी के काल में इसने आक्रमण किया था। ठीक है, और ये आप सब कुछ डिटेल में पढ़ सकते हैं, जो मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था आपको सब कुछ बताया था। ठीक है, जो क्या कहते हैं, बख्तियार। ठीक है, बख्तियार खिलजी का पीछा करते हुए मंगोल नेता जो ये चंगेज खां है, ठीक है, ये सिंधु नदी तक आ गया था इसका पीछा करते हुए। ठीक है, लेकिन ये सिंधु नदी पार करके हमारे देश में नहीं आया था। ठीक है, और जैसे ये सिंधु नदी पार करके बख्तियार खाकी अपने इंडिया में प्रवेश करता है, तो ये उस टाइम, ठीक है, उस टाइम इंडिया के ऊपर शासन कर रहा होता है ये इल्तुतमिश। ठीक है, तो जो बख्तियार
खिलजी है वो मंगोलों से छुपता छुपाता ये इल्तुतमिश के पास आता कि मुझे अपने राज्य में शरण दे दीजिए या फिर कुछ दिन तक रहने दीजिए, तो ये इल्तुतमिश मना कर देता है। ठीक फ्रेंड्स। और जो ये इधर चंगेज खां था, ये 3 महीने तक सिंधु नदी के किनारे डटा रहता है। ठीक फ्रेंड्स। बहुत सारे हमले करता है लेकिन ये अपनी इंडिया में प्रवेश नहीं करता है। ठीक फ्रेंड्स। तो इतनी बात याद रखना, चंगेज खां ने सबसे पहले हमला किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक फ्रेंड्स। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था, तो ये इल्तुतमिश का वजीर था। ठीक फ्रेंड्स। गुलामों का गुलाम तो ये बता दिया है, ये फादर ऑफ रजिया है। ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता प्रणाली, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप डी से लेकर यूपीपीसी तक में पूछा हुआ है। ठीक है। एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई थी। आगे देखिए, सुल्तान ने सिखों पर उद्मत उल निस्बा का विरुद्ध धारण किया था। ठीक है। तो ये किसने किया था, तो ये रजिया ने। ठीक है। यहाँ दोबारा देख लीजिए निम्नलिखित में से कि सुल्तान के सिखों पर उद्मत उल निब्सा का विरुद्ध धारण किया था, तो ये किया था रजिया ने। ठीक है। इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है। ठीक है। आप जाके सुन सकते हैं। रजिया सुल्तान बनी थी तो ये 1236 में बनी थी। ठीक है। क्यों बनी थी, कहानी सुनना चाहोगे तो चलिए सुनते हैं। ठीक है। दोबारा सुना देता हूँ, क्योंकि जो क्या कहते हैं इल्तुतमिश इसका फादर था और इसके जो भाई थे ना वो सब नालायक थे। आराम शाह वगैरह थे ना, वो बैराम शाह आराम शाह वगैरह, तो इल्तुतमिश ना अपने जीते जी ये समझता था कि मेरे जो लड़के वगैरह हैं तो वो नालायक हैं। ठीक है। इसलिए उसने किसी को गद्दी पर ही बिठाया, और गद्दी पे बिठाया किसने, रजिया को। ठीक है। और कब बिठाया, 1236 में। लेकिन जब ये मतलब शासिका बनती है, ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मध्यकालीन भारत की पहली लेडीज कौन थी जिसने राज किया था इंडिया के ऊपर, तो ये रजिया सुल्तानी थी। ठीक है। जो हम आगे देखेंगे। तो अभी थोड़ा कहानी सुन लीजिए। ठीक है। जब थोड़ा स्पीड में सुनाता हूँ। ठीक है। जब ये शासिका बनी तो ये जो तुर्क सरदार थे ना, 40 अमीर तुर्क सरदार थे। ठीक है। तो वो नाराज़ हो गए, और जो 40 तुर्क तुर्क थे वो नाराज़ हो जाते हैं, या फिर उनको कई जगह लिखा मिलता है चहलगानी। ठीक है। चहलगानी क्या थे, तो ये 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप था। ठीक है। तो याद रखेंगे। तो जब ये शासिका बनती है तो वो 40 सरदार नाराज़ हो जाते हैं कि भाई ये तो लेडीज़ वगैरह है, और उस टाइम लेडीज़ वगैरह शासन वगैरह नहीं करती, लेकिन जब ये शासन करने लगी तो ये मतलब मुस्लिम थी, तो ये बुर्का वगैरह पहनती थी, तो मतलब अपने चेहरे वगैरह का ढकती नहीं थी। ठीक है। तो धीरे धीरे जब ये भी बड़ी होने लगी, जब ये छोटी होती है तो इसका बचपन का एक साथी होता है, चाइल्डहुड फ्रेंड, तो उसका नाम होता है अल्तुनिया। ठीक है। अल्तुनिया भी छोटा होता है, ये भी छोटी होती है, ये छोटी सी उम्र में ही राजा बन जाती है। तो ये छोटी सी उम्र में ना जो इसका बचपन का फ्रेंड होता है अल्तुनिया, तो उसको ये प्रॉमिस करती है कि मैं जीऊँगी भी तेरे साथ और मरूँगी भी तेरे साथ, मतलब बचपन में ही वादा कर देती है कि जो आने वाला टाइम है वो तेरे साथ ही गुजरेगी, आने वाली लाइफ। फ्रेंड्स। तो जो इल्तुतमिश का शासनकाल में एक होता है घोड़ों। ठीक है ना, घोड़ों के जो तबेले वगैरह होते हैं या अस्तबल होते हैं, तो उनमें एक होता है अबसीनिया या हफ्सी होता है। ठीक है। हफ्सी होता है, उसका नाम होता है याकूब। ठीक है। याकूब वगैरह होता है, तो वो मतलब घोड़ों के अस्तबल का प्रधान होता है, और वो A1 क्वालिटी का बंदा होता है उस टाइम, क्योंकि राजा के बाद जो दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पद था तो वो जो याकूब का था, जो घोड़ों का अस्तबल वगैरह था। ठीक है ना, उसका प्रधान था। तो क्या कहते हैं इल्तुतमिश इस याकूब को बुलाता है और कहता है ये मेरी लड़की है, और इसको ना आज से तुम मतलब घुड़सवारी सिखाओ, तलवारबाजी, सब कुछ सिखाओ इसको। ठीक है ना, तो ये सीखने लगती है, मतलब धनुषबाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी वगैरह सीखने लगती है। तो धीरे धीरे जब ये बड़ी होती है, ठीक है ना, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है उसके याकूब के साथ। तो धीरे धीरे उससे भी इसकी दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती फिर ऐसी हो जाती है कि फिर हो जाता है इनको प्यार। ठीक है ना, तो ये प्यार करने लग जाती है किससे, याकूब से। ठीक है ना, जो कि एक हफ्सी था, और हफ्सी आप जानते ही होंगे, जैसे ये अफ्रीका के या फिर वेस्ट इंडीज़ के जो काले काले होते हैं, क्रिस गेल टाइप। क्रिस गेल तो माशाल्लाह बहुत ही स्मार्ट है। ठीक है, उसके जैसे ही हफ्सी बोले जाते हैं, एकदम काले। ठीक है। तो जब ये मतलब उसके साथ मतलब रहती है, थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, तो उस मतलब हफ्सी से भी, याकूब से भी प्यार हो जाता है इसको, दोस्ती हो जाती है, फिर प्यार हो जाता है। लेकिन जब ये अल्तुनिया भी बड़ा हो जाता है उस टाइम, जब वो देखता है ना कि भाई वादा तूने मेरे साथ किया और तू फिर घूम इसके साथ रही है,
तो ये फिर ऐसे करके अल्तुनिया को गोली दे देती है 2-4 महीने के लिए कि देख, मैंने बचपन में, मुझे याद है, मैंने तेरे साथ वादा किया था कि तेरी हूँ और तेरी ही रहूँगी। ठीक है ना। वो अल्तुनिया फिर 2-3 महीने के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर ये घूमती रहती है याकूब के साथ, क्योंकि भाई वो तो इल्तुतमिश का ऑर्डर था कि मेरी लड़की को ट्रेंड करो। ठीक है ना। तो उसको तो अपनी ड्यूटी कर रहा था और धीरे धीरे प्यार भी हो गया। ठीक है ना। फिर 2-4 महीने के बाद फिर वो टाइम आ जाता है, अल्तुनिया इनको फिर मिलते हुए घूमते हुए देखता है, साथ में देखता है। तो फिर अल्तुनिया के दिमाग में वही कीड़ा फिर से जाग जाता। कहता वो कि तूने बचपन में मेरे साथ वादा किया था और फिर तू घूम इसके साथ रही है। तो ये रजिया कहती है, देख, मुझे याद है, तू मेरा बचपन का साथी है, माई चाइल्डहुड फ्रेंड, मैं तेरी हूँ और तेरी ही रहूँगी। ठीक है। तो अल्तुनिया को फिर गोली दे देती है, लेकिन फिर एक दिन इसके दिमाग में आता है कि जब तक ये रहेगा ना अल्तुनिया, तब तक मैं इससे खुल के मिल नहीं सकती, मतलब अपने जो याकूब था इसका फ्रेंड, उससे मिल नहीं सकती। तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जो इसका बचपन का फ्रेंड होता है अल्तुनिया, तो इसको ये क्या कहते हैं, भटिंडा, ठीक है ना, भटिंडा का वो बना देती है, क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो अल्तुनिया फ्रेंड होता है उसको भटिंडा का शासक बना दिया जाता है कि जाओ, तुम्हें भटिंडा का शहर दिया और तुम वहाँ जाके राज करो, वहाँ का राजपाट वगैरह देखो। ठीक है ना। तो वो भाई चला जाता है, क्यों, रानी का हुक्म था। ठीक है ना। तो भटिंडा चला जाता है, तो वहाँ जाके वो राज वगैरह करने लगता है। तो वो सोचता है कि यार, मुझे तो यहाँ का राजा वगैरह बना दिया है, इस क्षेत्र को मेरे अंडर दे के। अब वो तो याकूब के साथ मिल रही होगी वहाँ पर, मतलब पूरा ऐश वैश कर रही होगी। ठीक है। तो वो दिमाग लगाता है कि क्यों ना उसे, क्योंकि भाई रानी है ये, ठीक है ना, पूरा देश इसके अंडर में था, दिल्ली में थी ये। तो अल्तुनिया दिमाग लगाता है, क्यों ना जो भटिंडा वाला क्षेत्र है यहाँ पर विद्रोह करवा दिया जाए। ठीक है ना। और जब विद्रोह होगा तो रानी इसको दबाने के लिए, इसको सुलझाने के लिए यहाँ ज़रूर आएगी। ठीक है। और ऐसा ही होता है, वो भटिंडा में विद्रोह करवा देता है, कौन, अल्तुनिया। और जब ये रानी, मतलब रजिया सुल्तान, वहाँ जाती है उस विद्रोह को दबाने के लिए, तो साथ में वो भी जाता है, क्या, याकूब। ठीक है ना, जो इसका फ्रेंड वगैरह होता है वो हफ्सी। ठीक है ना। और जो अल्तुनिया होता है वो पहले ही अपने सेना के जो सेनापति वगैरह होते हैं उनको ऑर्डर दे के रखता है कि अगर रानी के साथ वो आए बंदा, याकूब, या फिर वो हफ्सी आए, तो उसे देखते ही मार देना। ठीक है ना। और वो वैसा ही होता है। जब ये रजिया सुल्तान जाती है तो विद्रोह को दबाने भटिंडा की तरफ चलती है, तो देखती है, ठीक है ना, जब उसके अल्तुनिया के सैनिक वगैरह देखते हैं कि हाँ वो भी आया हुआ काड़ा, तो जो याकूब होता है उसको तो जाते ही ये मार देते हैं, एकदम इसकी कहानी कर देते हैं ख़त्म। ठीक है ना। याकूब यहाँ पर जाता है मर, और रजिया कैद कर ली जाती है। ठीक है ना। कहाँ पर, जेल में। 5-7 महीने पड़ी रहने के बाद रजिया, ठीक है ना, जेल में। और जेल में जो अल्तुनिया था ना, ठीक है ना, जो अन्य कैदी वगैरह थे उनको नॉर्मल खाना पीना मिलता था, लेकिन जो भटिंडा का शासक था अल्तुनिया, ठीक है ना, और जेल में बंद है कौन, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के लिए खाना पीना लेके जाता था कौन, अल्तुनिया। ठीक है ना, जो इसकी बचपन का फ्रेंड था। तो एक दिन जो इसको दिमाग आता है रजिया सुल्तान को, ये कहती है कब तक ऐसे में बंदी बनी रहूँगी, मतलब कैद रहूँगी जेल में, तो कोई बात नहीं, अल्तुनिया भी अपना बचपन का फ्रेंड है, तो क्यों ना उसी से शादी कर ली जाए और दोबारा से रानी बन जाऊँगी मैं। तो ये वही करता है। ठीक है ना। अल्तुनिया के साथ इसकी शादी वगैरह हो जाती है। अब प्राइम टारगेट था कहाँ का, दिल्ली का। ठीक है ना, क्योंकि ये बंद थी कहाँ पर, ये बंद थी मतलब बठिंडा वगैरह में। ठीक है ना। तो दिल्ली की गद्दी खाली हो जाती है, और दिल्ली की गद्दी जैसे ही खाली होती है तो ये इसका जो भाई होता है, यानी कि इल्तुतमिश का लड़का बैराम शाह, कई जगह ये आराम शाह भी लिखा मिल सकता है। ठीक है ना। ये बैराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, जो कि एक नालायक और डरपोक किस्म का व्यक्ति होता है इसका भाई। ठीक है ना। तो अब प्राइम टारगेट हम, मतलब अल्तुनिया और रजिया एकदम हस्बैंड और वाइफ हो गए हैं। ठीक है। तो अब इनका प्राइम टारगेट था कि दिल्ली पर चला जाए, अपनी गद्दी पर कब्जा किया जाए। ठीक है ना। जैसे ही ये दिल्ली, मतलब भटिंडा से दिल्ली की तरफ आते हैं, और जैसे ही दिल्ली में एंटर करते हैं, तो इसका भाई जो होता है बैराम था, जो गद्दी पर बैठा होता है, ये देखता है कि सिस्टर, ठीक है ना, ये रजिया सुल्तान इसकी बहन थी ना, ठीक है ना, किसकी, बैराम था की। ठीक है ना। तो ये बैराम था देखता कि सिस्टर गई तो किसी और के साथ थी, मतलब गई किसी और जीजा के साथ थी और आई किसी और जीजा के साथ। तो ये चक्कर क्या है, ठीक है ना, मतलब गई तो याकूब के साथ थी और आई है इसके अल्तुनिया के साथ। ठीक है ना। तो वो सोचता है कि सिस्टर मेरी गई तो थी किसी और जीजा के साथ, आई किसी और के साथ है।
तो ऐसे ही जैसे ये दिल्ली में एंटर करते हैं फ्रेंड्स तो विद्रोह हो जाता है, मारकाट होती है, मारकाट वगैरह होती है। तो ये दिल्ली से लेकर मतलब इस तरह हरियाणा के भागती फ्रेंड्स, भाग के हरियाणा का जो कैथल ज़िला है फ्रेंड्स, कैथल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पहुँच जाती है फ्रेंड्स और यहाँ पर मार दी जाती है फ्रेंड्स। इसके भाइयों के द्वारा जो 40 अमीर तुर्क सरदार थे ना, वो इसका पीछा करते हुए मार देते हैं। कहाँ पर फ्रेंड्स? ये कैथल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा में और यहीं पे इसकी समाधि है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में कई बार ये पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ है, तो ये है कैथल में फ्रेंड्स। तो ये कैथल में हरियाणा के, ये याद रखना। और कई जगह ये लिखा मिलता है फ्रेंड्स कि रजिया सुल्तान को हरियाणा के जाटों ने मारा, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। हरियाणा को ये जाटों ने नहीं मारा था। कई बार इसके ऊपर बहस भी हुई है और जाटों ने केस भी किया था, लेकिन कोई भी लेखक ये साबित नहीं कर पाया था कि हरियाणा के जाटों ने के मारा था उसको, रजिया सुल्तान को फ्रेंड्स। क्योंकि जाट वगैरह गुस्सा हो गए थे कि क्यों हमारा नाम बदनाम कर रहे हो फ्रेंड्स। तो कई जगह ये पुस्तकों में ये लिखा मिलता है कि डाकू ने मारा था फ्रेंड्स। कई जगह डाकुओं ने मारा था लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि वो डाकू और कोई नहीं थे, वो 40 अमीर तुर्क सरदार ही थे फ्रेंड्स। और यहाँ से एक फेमस पंक्ति निकलती है कि अल्लाह बचाए मेरी जान रजिया गुंडों में फंस गई। तो वो गुंडे और कोई नहीं थे, वो 40 तुर्क सरदार ही थे फ्रेंड्स, जिनमें रजिया फंस गई थी फ्रेंड्स। बॉलीवुड में शायद एक गाना भी है कि अल्लाह बचाए मेरी जान रजिया गुंडों में फंस गई। तो वो गुंडे और कोई नहीं थे, वो अमीर 40 तुर्क सरदार ही थे फ्रेंड्स। तो समझ गए होंगे 1236 में ये मतलब शासिका बनी थी और इसको मारा था अमीर 40 तुर्क सरदारों ने, जिनको किताबों में कई जगह डाकुओं की संज्ञा दी गई है फ्रेंड्स। और इसकी कैथल डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट में इसका मकबरा वगैरह है, कब्र वगैरह है फ्रेंड्स। तो ये छोटी सी कहानी थी जो बहुत ही लंबी हो गई है फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला थी, तो ये बता दिया रजिया सुल्तान थी फ्रेंड्स। अब तो कहानी सुना दी है, तो अब तो देखते क्वेश्चन उड़ा दो कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था। तो ये तुर्क सरदार थे फ्रेंड्स, तुर्क सरदार थे 40 अमीर तुर्क सरदार फ्रेंड्स। रजिया गुंडों में फंस गई थी ना, तो वो गुंडे और कोई नहीं थे फ्रेंड्स। तुर्कान चहलगानी का गठन तो ये इल्तुतमिश ने किया था, जो 40 अमीर तुर्क सरदार थे फ्रेंड्स। इनको तुर्कान चहलगानी भी कहा जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित सुल्तानों में से एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था फ्रेंड्स, किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी बना। तो ये इल्तुतमिश का लड़का नहीं था, निसारुद्दीन महमूद, ये इसका लड़का वगैरह नहीं था, लेकिन ये शासक बना था फ्रेंड्स, अंतिम उत्तराधिकारी था फ्रेंड्स। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से डीप में यूपीपीएससी में कई बार बना कि जो मंगोलों का, क्या बोल रहा हूँ, तैमूर का जो आक्रमण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये हुआ था निसारुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अगर सन पूछ ले तो 1398 में हुआ था फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीपीएससी का पालतू क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। 1398 में तैमूर ने हमारे देश पर आक्रमण किया था और कौन किसका शासक था, तो ये निसारुद्दीन महमूद का शासक था फ्रेंड्स। ये देखिए जो मैंने बताया ना, रजिया तो इल्तुतमिश की लड़की थी, रुकनुद्दीन फिरोज फ्रेंड्स। तो ये सब मुइजुद्दीन बैराम शाह फ्रेंड्स, तो ये सब नालायक वगैरह थे, इसलिए रजिया को सुल्तान बनाना पड़ा था फ्रेंड्स। आगे देखिए, उत्तर भारत फ्रेंड्स, उत्तर भारत अरब नहीं है और इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। तो यह कथन किससे जुड़ा हुआ है, तो इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। सिंपल वे में समझिए, यहाँ ये इल्तुतमिश कहता है कि भारत कोई अरब देश नहीं है फ्रेंड्स, और इसको पूरे देश को, मतलब पूरे देश को मुस्लिम, पूरे देश की जनता को मुस्लिम में परिवर्तित करना ये काम संभव नहीं है, ना कि फ्रेंड्स ये काम संभव नहीं है, ना ही ताकत के जोर पर हम पूरे भारत को मुस्लिम आबादी में या फिर इस्लाम में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कथन कहा था इल्तुतमिश ने फ्रेंड्स, समझ गए हो गया। आगे देखिए, निम्नलिखित में के सुल्तान ने ईरान में राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया था, तो ये था इल्तुतमिश फ्रेंड्स। आगे देखिए, इन्होंने जो मतलब ईरान की राजतंत्रीय परंपरा को ग्रहण करके भारत में लागू करने का या समन्वित करने का प्रयास किया था इल्तुतमिश ने फ्रेंड्स। आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, सल्तनत काल में रावत अर्ज किसकी पद्धति थी, तो ये थी इमादु मुल्क को फ्रेंड्स। रावत अर्ज की पदवी दी गई थी या फिर उपाधि दी गई थी इमादु मुल्क को फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्रथम सुल्तान जिसने दोआब के आर्थिक क्षमता समझी फ्रेंड्स, दोआब के आर्थिक क्षेत्र की क्षमता समझी थी, तो ये समझी थी इल्तुतमिश ने फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना, तो ये आर पी त्रिपाठी फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्रथम इलवरी शासक था तो इल्तुतमिश था फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलाफत प्राप्त की थी, तो ये की थी सुल्तान इल्तुतमिश ने फ्रेंड्स। हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत में हम सिर्फ दो ही
गुलाम वंश में हम सिर्फ 2 ही 3 लोगों का नाम पढ़ते हैं। पहला इल्तुतमिश और दूसरा इसकी रजिया बेटी थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए दिल्ली सल्तनत में प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था, तो ये इल्तुतमिश था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए इल्तुतमिश ने बिहार का प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो ये मलिक जानी को किया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाला लाल कलर के कपड़े पहनता था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए क्या कहता है। ठीक फ्रेंड्स, बलबन। ठीक फ्रेंड्स, बलबन ने दिव्यंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित किए थे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ को कथन कहता है बलबन ने दिव्यंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित किए थे, ये सही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए बगदाद के खिलाफ का अंत। ठीक फ्रेंड्स, बगदाद खिलाफत का अंत मुस्लिम सत्ता की मानता क्षति थी। ठीक फ्रेंड्स, तो कथन और कारण सही है बट व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी है। ठीक फ्रेंड्स, कथन और कारण सही है बट व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक फ्रेंड्स, बलबन ने राजसिक सिद्धांत को परिभाषित किया था, तो ये किया था। आगे देखिए वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था, तो ऑप्शन नंबर ए दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए बलबन ने विस्तार नीति अपनाई नहीं। ठीक फ्रेंड्स, बलबन ने विस्तार नीति नहीं अपनाई। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, ये दूसरा क्या कहता है बर्नी निरंतर। ठीक फ्रेंड्स, बर्नी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला सही है और दूसरा भी सही है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए ठीक फ्रेंड्स ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, ए आर की व्याख्या भी हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, बर्न क्या कहते हैं बलबन ने विस्तार नीति नहीं अपनाई थी और बर्नी जो इतिहासकार था तो ये मंगोल आक्रमणों के भय पर उल्लेख करता रहा। ठीक फ्रेंड्स, इसके उल्लेख वगैरह मिलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखिए ये यूपीपीसीएस के आजकल पालतू क्वेश्चन बने हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन ठीक फ्रेंड्स भर भर के पूछे जाते हैं। आगे देखिए बलबन ने अपने शासनकाल को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया, और कारण क्या कहता है। कारण देखिए क्या कहता है फ्रेंड्स, कारण कहता है वह उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ठीक फ्रेंड्स, तो ये दोनों ही पढ़कर लग रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, सही है। ठीक फ्रेंड्स, बट व्याख्या नहीं हो रही है, ऊपर हो रही है शासन की बात। ठीक फ्रेंड्स, बलबन ने अपने शासनकाल में शक्तिशाली अपने शासन को शक्तिशाली और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी, ये सही है। ठीक है, और नीचे मंगोल आक्रमण की बात हो रही है, मतलब दोनों सही है बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं हो रही है। ठीक है, स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। आगे देखिए 37 नंबर क्या कहता है दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था। ठीक है, तो ये बलबन था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए निम्नलिखित में किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ किया था, ये बलबन ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया था, तो ये फारसी पद्धति पर आधारित था इसका। तो आगे देखिए ईरानी स्मृति सजदा। ठीक है, सजदा और पैगोश बलबन ने शुरू किया था। सजदा का मतलब होता था झुककर। ठीक है, झुककर राजा के सामने। ठीक है, और पावोश राजा के सामने सर झुकाना, और पावोश का मतलब होता था राजा के पैर का अंगूठा चूमना, यानी कि बलबन के। ठीक है, तो सजदा और पावोश की नीति बलबन ने लागू की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दिल्ली के सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लोह। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रक्त और लोह की नीति अपनाई थी बलबन ने। ठीक है, ये ग्रुप सी डी वगैरह एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं, रक्त एंड लोह की नीति बलबन ने अपनाई थी। ठीक है, आगे देखिए अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो ये जिले इलाई। ठीक है, ये ग्रुप सी डी वगैरह एग्जाम में सीधे पूछते हैं। आगे देखिए बलबन अपने आप को अप्रियाव वंश का कहता था, ये भी यूपीपीसीएस का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलबन अप्रियाव वंश का था, उसने खुद अपने मुंह से कहा था ये बात। ठीक है, आगे देखिए कि सुल्तान ने स्वयं को नवाब ए खुदाई कहा था, तो ये बलबन का कहना था। आगे देखिए दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा शक्ति और न्याय पर आधारित था, तो ये हम बलबन का था। आगे देखिए बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से एक कारण नहीं था, तो उसका कमज़ोर स्वभाव। ठीक है, तो यही कारण था उसका कमज़ोर स्वभाव। ठीक है, आगे देखिए किस सल्तनत शासक की सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी, तो ये बता दिया बलबन ने विस्तारवादी की नीति नहीं अपनाई थी। आगे देखिए सुल्तान ने तुर्कान चहलगानी का दमन किया था। ठीक है, तो तुर्कान चहलगानी ये 40 अमीर सरदार थे और इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने, और इसको ख़त्म किया था तुर्कान चहलगानी को बलबन ने। ठीक है, आगे देखिए
बलबन ने, ठीक है, बलबन ने सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने का मूल स्रोत है, तो ये बर्नी, ठीक है, बर्नी इसके टाइम का इतिहासकार था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो ये था तुगलक खां, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अभिलेख में स्वयं को खलीफा कहा है, तो ये खलीफा कहा है बलबन ने, ठीक है। अपने आप को आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बलबन के बारे में सही नहीं है। उसने इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, ये गलत है। इक़्तिदारी किसने चलाई थी? रजिया के पापा ने। आगे देखिए, दिल्ली से सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश था, तो ये गयासुद्दीन बलबन था, ठीक है। इस गयासुद्दीन को यहाँ फिट कर दीजिए, गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। आगे देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा एक वर्ष मेवों का दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगलों को कटवाने में समर्पित कर दिया था? तो ऐसा था बलबन, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हरियाणा पीसीएस में कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जो बलबन ने, ठीक है, बलबन ने मेवाड़ के शासकों को ख़त्म करने, यहाँ देखिए लिखा है ना, मेवों को दमन करने, यानी कि मेवाड़ के शासकों को ख़त्म करने या दमन करने के लिए कब अपनी सेना भेजी थी? तो ये भेजी थी 1265 में, ठीक है। जिस टाइम ये राजा नया बनाया था। आप देखिए खिलजी वंश को देखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 अपना ख़त्म हो गया, अब हम देखेंगे खिलजी वंश को, ठीक है। तो आगे देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था? तो ये कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, दीवान अर्ज विभाग था, तो ये रक्षा विभाग था, ये यूपीपीसीएस का फेवरेट है, ठीक है। आगे देखिए, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के थे, ठीक है। और कारण देखिए, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जा करना चाहता था, ठीक है। तो ये देखिए, ए सही है और गलत है, ठीक है, क्योंकि उसका प्राइम टारगेट था वहाँ के जो धन दौलत है वो लूटना। दक्षिणी अभियानों का से धन प्राप्ति के अभियान थे, ठीक है, ये सही है, पर वो वहाँ पर दक्षिणी राज्यों पर कब्जा करना नहीं चाहता था, ठीक है। आगे देखिए, और दक्षिणी राज्यों, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए ऐसे भी पूछा है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान धन प्राप्ति का था, ठीक है, ये सही है। उसने दक्षिणी राज्यों का विलय नहीं किया, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ए आर दोनों सही है, और स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ठीक है। विलय नहीं किया मतलब अपने राज्य में मिलाया नहीं, ठीक है, क्योंकि उसका राज्य यहाँ पर राज करने का नहीं था, सिर्फ धन वगैरह लूटने का था। आगे देखिए, 5वां नंबर क्या कहता है? दक्ष अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण कर में लगे कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। जो इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी, तो ये तो सही है, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ पे है, ठीक है। ये बाजार नियंत्रण प्रणाली दिल्ली में इसने लागू की थी, ये सही है, ठीक है। लेकिन वह अपने राजभवन में जो भी कारीगर वगैरह लग रहे थे उनको वेतन कम नहीं देना चाहता था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था, तो ये सही है और गलत है, ठीक है। देख लीजिए, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। कथन कारण वाला है। अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था। आगे देखिए, वह मंगोल से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था, ठीक है। तो ये पढ़ने सही लग रहे हैं, दोनों सही है, ठीक है, बट व्याख्या नहीं हो रही है। दोनों सही है, ठीक है, और व्याख्या नहीं हो रही है, ठीक है। अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया था, और वह निर्माण कराने के लिए दिल्ली से मंगोलों को सुरक्षित करना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। दोनों सही है बट व्याख्या नहीं हो रही है। आगे देखिए, किसने, ठीक है, किसने कन्या जीमों की पैमाइश के बाद ज़मीन पर मालगुजारी वसूली, ठीक है। अगला दूसरा देखिए, उसने लगान को, ठीक है, उसने, ये एक सेकंड पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथन अलाउद्दीन से कौन से कथन संबंधित हैं, और यहाँ पर हमको सही आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए, सही आंसर देना है, ठीक है। तो पहला देखिए, उसने करज से, ठीक है, उसने करज की ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीनों पर मालगुजारी वसूल की, ये सही है। दूसरा देखिए, ठीक है, उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत पर लागू किया था, पूरी सल्तनत पर लागू नहीं किया था। आगे देखिए, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था। पहला और तीसरा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। पहला तीसरा सही है, पहला तीसरा, ठीक है। आगे देखिए, दीवान मुत्तक राज, ये यूपीपीसीएस का फेवरेट है, हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ। तो दीवान मुत्तक राज क्या था? तो बकाया लगान का वसूली के लिए, ठीक है। आगे देखिए, दीवान मुफ्त राज का संबंध था, तो ये भू राजस्व, ठीक है। कई बार ये पूछा जाता है दीवान मुफ्त राज क्या होता, तो ये भू राजस्व होता था। भू राजस्व एक प्रकार का कर था ये, ठीक है। आगे देखिए, दीवान मुफ्त राज की संस्था तो अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की थी।
आगे देखिए निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। ठीक है। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने गल्ला बाजार का प्रथम अधिनियम स्थापित किया था, तो ये किया था सभी प्रकार के गल्लों का प्रभाव निश्चित करने के लिए। ठीक है। सभी प्रकार के जो ये गल्ले वगैरह हैं, ठीक है, तो इनके भाव को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है। मान लो गेहूं का भाव, ठीक है, मक्के का भाव, या फिर कोई भी चीज़ है, कपड़े का भाव, ठीक है, तो सभी जो गल्ला बाजार थे, ठीक है, यानी कि ज़्यादातर गल्ला धान को कहते हैं, ठीक है, तो सभी गल्ला के जो भाव थे, मतलब जो रेट थे, उनको सुनिश्चित करने के लिए ये प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है। बाजार अधिनियम प्रणाली लागू की गई थी, मतलब सभी का रेट समान करने के लिए। ठीक है। सभी अनाजों का रेट समान करने के लिए। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित नहीं था? दरोगा ए मोंडी। ठीक है। दरोगा का क्या काम करता है? तो ये कानून व्यवस्था का अधिकारी होता था, ना कि बाजार व्यवस्था का। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसी एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? तो ये दीवान रियासत। ठीक है। ये यूपीपीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन चल रहे हैं। आगे देखिए कि निम्न मुस्लिम सुल्तानों में से किसी एक ने बाजार मूल्य पद्धति पहली बार लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, दिल्ली में। ठीक है। और इसका प्राइम टारगेट था, आगे बताता हूँ क्या था। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियम प्रणाली स्टार्ट की थी। आगे देखिए मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है? तो ये अमीर खुसरो ने दिया। ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था ना, अलाउद्दीन खिलजी ने तो मलिक काफूर को भेजा था, और ये 1000 दिनार इसको कहा जाता है, क्योंकि इसको 1000 दिनार में ख़रीदा था, और ये एक पैसे से थर्ड जेंडर था। ठीक है। एक हिजड़ा था। आगे देखिए ठीक है। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासक था? तो ये काकतीय है। ठीक है। काकतीय वंश का शासक था। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण को जीता था, और दक्षिण को जीतने में हेल्प की थी मलिक काफूर ने। आगे देखिए विंध्याचल की पहाड़ियों को पार करने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। कहाँ गया? ये था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। आगे देखिए दिल्ली। ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन या फिर उपज पर 50% भू राजस्व के रूप में लेता था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी लेता था। ठीक है। आगे देखिए किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है उसने भूमि कर को उत्पादन से 50% कर दिया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। आगे देखिए नगद वेतन देने का इक्ता आवंटित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। आगे देखिए कि सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? खालसा भूमि अधिक पैमाने पर क्या बोल रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी के काल में विकसित हुई थी। ठीक है। आगे देखिए 26वां नंबर क्या कहता है? ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित पुत्रों में से कौन सा एक उसकी पत्नी झत्यापाली से उत्पन्न हुआ था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र की पुत्री से उसका विवाह हुआ था? तो ये था सियाबुद्दीन उमर। ठीक है। सियाबुद्दीन उमर। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायसेन की उपाधि दी थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये गुजरात का शासन था रामचंद्र देव को। ठीक है। इसने रायसेन की उपाधि दी थी, और इसके जीते हुए सारे क्षेत्र वापस कर दिए थे। आगे देखिए दक्षिण के किस राजा को रायसेन की उपाधि की पदवी मिली थी? ये रामचंद्र देव को। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रायचंद्र देव। ठीक है। ये देख लीजिए। चित्तौड़ का नामांकन खिजराबाद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से इतिहासकारों में कौन अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियानों में उसके साथ था? ठीक है। उसके साथ गए थे अमीर खुसरो। ठीक है। जो भारत, ठीक है, तोता है हिंद भी कहा जाता है इनको। आगे देखिए ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में उसके साथ थे? ठीक है। तो ये अमीर खुसरो थे, तोता है हिंद। ठीक है। आगे देखिए अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों में वर्णन किस रचना में किया? तो ये मिफ्ताह उल फुतूह। ठीक है। मिफ्ताह उल फुतूह में दक्षिण भारत के अभियानों का वर्णन किया है। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर के रूप में पदवी धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। ये आगे देखिए कौन सा, ठीक है, कौन सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उन्हें वहाँ लोग उसका विरोध करते थे? ये अलाउद्दीन खिलजी था, नया धर्म चलाना चाहता था। आगे देखिए दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी को ही सिकंदर सानी कहते थे। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित नगरों में से किसे कुबतुल इस्लाम का नाम दिया गया था? तो ये देवगिरी को दिया गया था कुबतुल इस्लाम का नाम। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुसत्ता
प्रभुसत्ता को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक ने। ठीक है, ये हज़ारों बार क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन ऐसे बनाया कि कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये था कुतुबुद्दीन मुबारक। ठीक है ना, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मुबारक हो आप खलीफा बन गए। ठीक है, मुबारक हो आप खलीफा बन गए, तो कुतुबुद्दीन मुबारक ने। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली के सुल्तान है खलीफा अल्लाह। तो ये देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा घुमा के पूछा है, और ये यूपीपीएससी में एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मुबारक हो आप खलीफा बन गए। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। आगे देखिए, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों को कत्लेआम करने की कार्रवाई का वितरण किया है। ठीक है, तो किसने किया है? तो ये किया है बर्नी। ठीक है, बर्नी इसके टाइम का इतिहासकार था। तो ये मासी और बर्नी ने इसका वर्णन किया है। ठीक है, अब देखिए, नम मुसलमान निम्नलिखित में से कौन थे? तो बताइए कौन थे? तो ये थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, दिल्ली के आसपास मंगोल के वंशज जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, तो उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था नव मुसलमान, यानी कि दिल्ली के आसपास जो मुसलमान रहते होंगे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आगे देखिए, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत के शिल्पीकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया। ठीक है, ताकि वह उनसे इसी प्रकार की इमारतें बनवा सके। तो तैमूर ने किसके बारे में? ठीक है, तैमूर की राजधानी पूछी जा रही है, तो तैमूर की राजधानी थी समरकंद। ठीक है, जो भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंजीनियर कारीगर वगैरह थे, उनको ये अपने साथ ले गया था। आगे देखिए, चार चार खान अलाउद्दीन खिलजी की अति विश्वसनीय थे। ठीक है, तो चार खान कौन थे जो अलाउद्दीन जिन पे सबसे ज़्यादा विश्वास करता था? तो वो चार खान थे, आलम खां, उलूग खां, नुसरत खां और जफर खां। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी को 1000 दिनारी कहा जाता था? ये मलिक काफूर को कहा जाता था, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति मंगोलों ने विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे, ये जफर खां मारा गया था। ठीक है, मंगोलों के खिलाफ। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किसने कहा था कि उसे सरा की चिंता नहीं है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि उसे सरा की चिंता नहीं है। आगे देखिए, राज्य कार्यों में उलेमा का विरोध तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। ठीक है, उलेमाओं का विरोध। आगे देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन उलेमा की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? अलाउद्दीन खिलजी नहीं करता था, क्योंकि ये उलेमा विरोध करते थे इसका, तो ये पालन क्यों करेगा? ठीक है, आगे देखिए, जब उसने राज्यत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों की पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। बर्नी ने यह कहा है किसके लिए? तो ये किसके लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ठीक है, आगे देखिए, 49 नंबर क्या कहता है? ठीक है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से कौन लूट से प्राप्त धन 80% राजस्व के रूप में लेता था? अलाउद्दीन खिलजी लेता था। ठीक है, मतलब आप 100 रुपये लूट के लाओगे, ठीक है, दूसरे राज्य से, तो 100 रुपये में से 80 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। आगे देखिए, 1303 में काकतीय शासकों की सेना निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना। ठीक है, आगे देखिए, 1306 सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तानों तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो ये सिंधु नदी थी, मैंने बता दिया। ठीक है, मंगोल जो नेता आया था ना, चंगेज खान, वो सिंधु नदी को पार नहीं किया था उसने। ठीक है, आगे देखिए, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसे पूर्व का सिराज? ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी का ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया, पूर्व का सिराज, तो ये जौनपुर को कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन था एक तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो ये गाजी मलिक। ठीक है, आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे देखिए, घड़ी अथवा घड़ी और ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। तो यहाँ एक वर्ड आया था ना, जौनपुर। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया कि जौनपुर से किसके खिलाफ फतवा जारी हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, अकबर के खिलाफ जौनपुर से फतवा जारी हुआ था, ये यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो शेरशाह सूरी था, ठीक है, जो हम पिछले प्राचीन काल में पढ़ के आए हैं। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत में तो ये नहीं आया था। ठीक है, जो शेरशाह सूरी था तो वो जौनपुर से बिलोंग करता था। अगर ये पूछ ले शेरशाह सूरी ने अपनी ग्रेजुएशन या फिर स्टडी वगैरह कहाँ से की थी, तो जौनपुर से की थी। ठीक है, और एक बात और क्या बता रहा हूँ,
ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पीछे आया था ना, ये क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बता रहा हूँ, अब याद आया है। ठीक फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन यूपीपीसी में ये पूछ ले जाता है कि नालंदा, ठीक फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूँ, विक्रमशिला, ठीक फ्रेंड्स, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया था। तो जो अभी पीछे चैप्टर पढ़ाया था ना, सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड की थी, तो जो क्या कहते हैं मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 गुलाम थे। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो पार्ट नंबर पहला, तो उसको जाके देख ले। ठीक फ्रेंड्स, इन 3 गुलामों में एक गुलाम था बख्तियार खिलजी। ठीक फ्रेंड्स, बख्तियार खिलजी ने किसको, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, जलाकर राख कर दिया था। इसके ऊपर पूरी कहानी है। ठीक फ्रेंड्स, जो अगले पार्ट में मैं सुनाऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन यूपीपीसी में कई बार पूछा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया था, तो बख्तियार खिलजी का नाम याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो। इसमें लगभग है ना दो पार्ट कंप्लीट किए हैं। ठीक फ्रेंड्स, एक तो गुलाम वंश और दूसरा किया है हमने खिलजी वंश। ठीक फ्रेंड्स, तो कंटेंट वगैरह पसंद आता है, ठीक है, कंटेंट वगैरह आपको पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, जो आने वाली वीडियो होगी वो हमारी इकोनॉमिक्स की होगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।